एक जो अभी तक का जो हम एजुकेशन सिस्टम समझते हैं, चाहे आप हम सब लोग जो निकल के आए हैं क्लासेस से, वहां पर एक ये होता था कि टीचर जो आपका क्लास में पढ़ा रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट टीचर हो या क्लास टीचर, आपके बॉडी लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं मॉनिटर करता था, क्लास में आपके अपीयरेंस को भी देखता था, और हम लगातार फिजिकल क्लास में ये चीजें मॉनिटर करते हैं, और उसी के हिसाब से बच्चे के लिए आगे हम प्लान करते हैं कि हम कैसे उसके साथ क्या हमें और मेहनत करनी है। वो सब्जेक्ट में कमजोर है, लेकिन उसके साथ क्यों कमजोर है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल उसके साथ जब मेलजोल होता है तब टीचर ज्यादा समझ पाता है जी। अब हम चूंकि डिजिटल लर्निंग में जा रहे हैं, डिजिटल लर्निंग में जो एक कनेक्ट है, जो बॉन्डिंग है, वो आपको लगता है कि हो पाएगी क्या कभी? सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं फिर से कहूंगा, ये जो इंटरनेट की वजह से एक टीचर एक पर्दे के पीछे है और आप इस तरफ हैं, तो उसमें बॉन्डिंग बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हूबहू जैसा फिजिकल इंटरेक्शन था वैसा एक एक्सपीरियंस बच्चे को हो जाएगा, लेकिन उसके जितना करीब जा सकते हैं उतने टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आज हमारे पास हैं, हिंदुस्तान में है, देश भर में है, वर्ल्ड में भी हैं। तो उनकी यूज करके हम कहीं ना कहीं उस कमी को तो दूर कर सकते हैं कि बच्चा जो कंटेंट चाहता था उस तक पहुंच जाए, समझ नहीं आया तो उसको ऑनलाइन फिर डाउट हम करवा दें, टेस्ट करने के बाद उसका डीप एनालिसिस करके उसको हम पूरी रिपोर्ट दे दें कि किस चैप्टर में किस कॉन्सेप्ट में तुम्हें क्या समझ नहीं आया और उसको तुम कैसे ठीक करोगे। तो इस तरह के टूल्स आज अवेलेबल हैं। और लेकिन मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि इन टूल्स की वजह से आज एजुकेशन और उसका जो डीप एनालिसिस है वो मासेस तक एजुकेशन टेक्नोलॉजी ले जा सकती है, जो कि एक फिजिकल क्लासरूम में नॉर्मली क्या होता है, टीचर के आंखों के सामने या उसकी रीच में जितने बच्चे रहते हैं उनके साथ एक डीप इंटरेक्शन वो जरूर कर पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन पूरी क्लास को कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया वो उनको अभी भी पता नहीं चलता। वो उनके बॉडी मूवमेंट से या सर हिलाने से समझ पाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन 100% उनको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि एक एक बच्चे को समझ आए। और यहाँ पे मैं एक छोटा एग्जांपल लूंगा, जैसे ऑनलाइन टीचिंग हम करते हैं तो उसमें टीचिंग के बाद एक छोटा सा पोल छोड़ देते हैं कि समझ आया कि नहीं आया, तो एक डेटा सामने आ जाता है कि भाई ये 60% बच्चों को आया और ये 40% बच्चे कौन से हैं जो ना कह रहे हैं, तो फिर हम उसमें डीप जा सकते हैं। तो ये कुछ फायदे भी हैं, ये इंटरेक्शन फेस टू फेस ना होने के बाद ये कुछ फायदे भी हैं, लेकिन एक फिजिकल क्लासरूम का जो मजा है, जो एक इंटरेक्शन है, जो एक बॉडी लैंग्वेज है, जो एक बच्चे के साथ रिस्पेक्ट और वो रिलेशनशिप है गुरु शिष्य का, वो यहाँ पे अभी वो समय लगेगा उसको मेंटेन करने में। वो मोटिवेशन में कहीं ना कहीं समय लगेगा। सौरभ जी। आकाश जी, आपकी बातचीत से क्लियरली निकल के आ रहा है कि आप बहुत क्लोजली एक स्टूडेंट का एनालिसिस होता है आकाश इंस्टीट्यूट में, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, किस तरह से वो चीजों को अडॉप्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको अब पोस्ट कोविड में ये सिचुएशन क्या और रोबस्ट करने की जरूरत है ऑनलाइन पूरी इंडस्ट्री को, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का बिहेवियर, पेरेंट्स का सपोर्ट, स्टूडेंट्स का जो पीछे पीछे हो गए हैं इस रेस में, वो कैसे आगे इसमें आप लाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे ओवरऑल मॉडल का सक्सेस होना बहुत जरूरी है हमारी देश की ग्रोथ के लिए। तो आप इसको ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? इसमें सौरभ जी ये है कि जो अभी तक हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे वो एक लिमिटेड बच्चा था, करीबन 15-20 हजार जो पिछले प्री कोविड हम लोग पढ़ाया करते थे। अब कोविड के आने के बाद जैसे ही बच्चों का नंबर बढ़ा है ऑनलाइन आने पे, तो उनके फीडबैक और जो वो फीचर्स चाहते हैं इफेक्टिव लर्निंग के लिए, वो हमारे पास ज्यादा तादाद में अब आ रहे हैं और हम उनसे सुन पा रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी में वो चेंजेस कर पा रहे हैं कि कैसे हम बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ा पाए। अब जैसे इसमें मैं आपको बात करूं कि जो क्लास की टाइमिंग्स हैं वो काफी वेरी करती हैं, एक ऑनलाइन पढ़ने वाले के लिए और एक ऑफलाइन पढ़ने वाले के लिए। तो जैसे ही ऑफलाइन क्राउड जो है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन पे आया तो उनके टाइमिंग और उनके हिसाब से एडजस्टमेंट करना और उनके हिसाब से बैचेस स्टार्ट करना और उस तरह के फीचर्स लाना। अब जैसे हमारे यहाँ पे बच्चों को क्लासरूम में आदत थी कि भी जो हम पढ़ते हैं हमारे पेरेंट्स से भी वो डिस्कशन हो, तो हमने इन फीडबैक को लेके अपना जो पेरेंट टीचर मीटिंग है उसको भी हम ऑनलाइन ले गए कि भी पेरेंट ऑनलाइन आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे भी बच्चों की प्रोग्रेस शेयर करेंगे और उनको बताएंगे किस तरह की पढ़ाई हो रही है, ताकि वो एक फीडबैक जान पाए अपने बच्चे के बारे में और उसको घर पे और मोटिवेट कर सके कैसे पढ़ना है।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे हमारे पास और फीडबैक पेरेंट्स का आता जा रहा है और हम अपनी टेक्नोलॉजी में अपने प्लेटफॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और इसके लिए हमने अपनी एक अलग नई कंपनी भी हमने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, मेरिट नेशन नाम से, जो फुली एडटेक कंपनी है, जो कि अब आकाश इंस्टीट्यूट का पार्ट है। तो उसकी पूरी इंजीनियरिंग टीम है जो उसको सारा दिन ऑब्जर्व करती है, उन फीचर्स को ऐड करती है, और धीरे धीरे हम अपना उम्दा प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म बच्चों को लेके आ रहे हैं। बिल्कुल वेरी सही बात है। इंटरेस्टिंग आकाश जी, आप बता रहे हैं मेरिट नेशन के बारे में कि कैसे डेटा को यूज करते हुए आप बिहेवियर को समझ रहे हैं एक स्टूडेंट के, और उसके हिसाब से प्रोग्राम्स या प्लान्स उसकी जरूरतों को केटर करने के लिए बन रहे होंगे। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में पीयर लर्निंग का बहुत बड़ा एक प्रभाव होता था, स्टूडेंट्स आपस में बहुत शेयरिंग करते थे। क्या ऑनलाइन के दौर में वो इट विल बी कंटिन्यूड, वो आगे एनहांस होएगा, आप कैसे उसको प्रमोट करेंगे, उस बारे में थोड़ा सा एक बार आप हमको बताएं। एब्सोल्युटली। और इंटरनेट जो कि एक सोशल नेटवर्क है, तो वहां पे जैसे ही ये सोशल नेटवर्क है तो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन का जो रुझान है यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे हमने यहाँ बच्चों के ग्रुप्स बना रखे हैं, बच्चों के प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, हमने एक ऑनलाइन आस्क एन एक्सपर्ट करके फोरम भी बना रखा है, जहाँ बच्चा अपना क्वेश्चन डालता है और उसको फटाक से आंसर मिलता है। करीबन 40 मिलियन क्वेश्चंस के आंसर हमने ऑलरेडी उसमें डाल रखे हैं जो बच्चा इमीडिएटली पूछ सकता है। तो इस तरह की जो कैपेबिलिटीज हैं जो एक सोशल एनवायरनमेंट में मिलनी चाहिए, वो इंटरनेट पे काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। और इसमें बच्चा मान लिया किसी अच्छे बच्चे से पढ़ना चाहता है या डाउट करना चाहता है या पूछना चाहता है कि भाई तुम्हारे को समझ आ गया, मुझे भी समझा दो, तो इंटरनेट पे वो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसको अगर एक से नहीं समझ आ रहा तो उसको दूसरे से भी समझने की ऑप्शन मिल जाती है, जो कि पहले उस क्लासरूम के अच्छे बच्चे तक लिमिटेड था। तो आगे जाके ये सोशल लर्निंग और पीयर लर्निंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उन बच्चों को जो अपना फीडबैक टीचर को देने से डरते हैं, घबराते हैं या हेजिटेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उनको कहीं ना कहीं एक मदद मिलेगी, और वो सवाल करने की जो एक आदत है, क्लास में डरता है बच्चा कि मैं सवाल पूछूं या ना पूछूं, तो मुझे लगता है कि वो एक जगह ऐसी होगी जहां पोस्ट करे अपना सवाल और वहां उसको वो आंसर मिलेगा, तो शायद ज्यादा कन्वीनियंट होगा। एक सबसे बड़ी बात जो आकाश जी कहीं ना कहीं खड़ी हो रही है, अगर मैं कहूं कि आज डिजिटल लर्निंग के लिए चाहे टूल्स हो चाहे उसकी फैसिलिटी हो, वो आपके शहरी इलाकों तक अवेलेबल है। रूरल इंडिया की बात करूं तो रूरल इंडिया तक वो अप्रोच ही नहीं है। दूसरा जो उसकी कॉस्ट है, जैसे अगर किसी को टूल्स चाहिए, लर्निंग टूल्स जो फ्यूचर में लेने ही पड़ेंगे, तो अगर इन सब चीजों पे हम जाते हैं तो इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो कॉस्ट कहीं ना कहीं बहुत एक ह्यूज खड़ी हो जाती है। तो उस ह्यूज कॉस्ट की तरफ जो एक इंडिया है, आधा इंडिया जिसको हम कहें, वो कैसे खड़ा होगा? क्या ये राइट टू एजुकेशन जिसको हम बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन इस देश में है और होनी भी चाहिए, उस पर किस तरह से ये मददगार साबित होगा, या उसको कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से डिनाई करके एक दो वर्ग खड़े कर देगा? नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे हम टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज की बात करें, वहां पे हम अपना ये प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीयर 3 और टीयर 4 टाउन्स की अगर हम बात करें तो वहां पे एजुकेशन जाए, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आज इस देश में नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। वीसेट टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सदियों से ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन, और आप लोग मीडिया में आपको अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से वो गांव गांव तक, ऊंचे ऊंचे तक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से वीडियो और इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता है। तो एजुकेशन भी आज इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज कर रही है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, आकाश प्राइम क्लास, जिसमें ग्रामीण इलाकों तक भी हम वीसैट से वो वीडियो लेक्चर अपना भेज सकते हैं, जिसमें बच्चे को डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट लेने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ एक लोकल वीसैट स्टेशन पे जाने की जरूरत है और वहां पे उसको पूरी पढ़ाई मिल जाएगी, और वहीं उनकी पेरेंट इंटरेक्शन भी हो जाएगी। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आज इस देश में अवेलेबल है। उस पर काम करके उसको इन शहरों तक लेके जाना, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाना, उस पर अब मुझे लगता है कि लोग, पेरेंट्स, बच्चे अब विचार करेंगे और इसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन, जो कि एक सबसे बड़ा प्रॉमिस है इंटरनेट का,
कि क्वालिटी एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, ये चीज का जो एक प्रॉमिस है इंटरनेट का, वो पूरा भरपूर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन की जो बात इस देश में उठ रही है वो डिजिटल लर्निंग की तरफ कहीं ना कहीं वो प्लस करेगी, उसको मजबूत करेगी। सौरभ जी। आकाश जी, जैसे बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जरूरी होता है एक किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर की, तो प्राइमरी एजुकेशन तो एक लेवल पे पहुंच रही है, लेकिन अब हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इसको कैसे और इंक्लूसिव बनाया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ये इंडस्ट्री और जो काम कर रही है उसको एक राइट लेवल पे और पोर्ट्रे करना जरूरी है और उसको और इनहेंस करना जरूरी है। तो एजुकेशन को और इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए जिसमें कि हमारी जो स्किल्ड है वो और इनहेंस हुए? ये सबसे ज्यादा जरूरत है सौरभ जी इसकी इस समय देश को, क्योंकि कोविड के बाद जो एक इंडस्ट्री की रूपरेखा निकल के आएगी वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। और इसमें मैं चाहूंगा कॉर्पोरेट्स आगे बढ़ के वो भी अपना एक एज एन एजुकेशन इन्वॉल्वमेंट करें और अपने स्टाफ के स्किल्स को अपग्रेड करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज, डिजिटल यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी जिनसे कि बच्चा एक प्रोफेशनल अपना काम करते समय भी एक क्वालिफाइड डिग्री या क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन उस स्किल में जिससे उसको हेल्प हो रही है, उसकी कंपनी को हेल्प हो रही है, उसमें ले पाएगा। तो आने वाले समय में कॉर्पोरेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कुछ फंड्स एलोकेट करे कि वो उसको यूज करके अपने एम्प्लॉयज के स्किल और अपनी कंपनी के जो टॉप लोग हैं उनके स्किल्स थ्रू डिजिटल एजुकेशन बढ़ाए, क्योंकि इसका चलन अब आगे बढ़ने वाला है। और इसके अलावा जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा फिजिकल यूनिवर्सिटीज जो बच्चे ना आने की वजह से, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काम नहीं कर रही लेकिन एक अच्छी एकेडमिक टीम रखती है, उनको क्यों ना हम बढ़ावा दें कि वो एक छोटी लोकेशन से अच्छा इन्वेस्ट करके एक अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन दे। इन सबका ट्रांजिशन होना भी बहुत जरूरी है कि बजाय कि हम एक कॉलेज को बनाए रखें क्योंकि वो कॉलेज है या एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन की तरफ ले जाना चाहिए। और जो स्टॉलवर्ड्स हैं एजुकेशन इंडस्ट्री के, चाहे हम आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें, टॉप मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, तो उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो जो बच्चा हमारी एजुकेशन फिजिकली नहीं ले पा रहा इंस्टीट्यूट में आके, क्या हम एक अलग इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन खड़ा कर सकते हैं आईआईटी का, आईआईटी लेवल का, जो कि उन बच्चों की मदद कर सके जो हो सकता है बी रंग कॉलेज में हो, लेकिन अगर उनके स्किल अच्छे मिल जाए, एजुकेशन अच्छी मिल जाए, तो अपनी मेहनत से वो इस इकोनॉमी को, इस देश को आगे ले जा सके। बिल्कुल सही बात है कि इस इकोनॉमी को, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। एक सवाल हमारे यूजर्स का आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जब इस देश में डिस्टेंस लर्निंग आई थी तो तब भी ये कहा गया था कि ये पूरी एजुकेशन सिस्टम को बदल देगा, और बोले उसने ऐसा बदला कि पूरी एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया। डिस्टेंस लर्निंग एक तरह से ये कहा जाने लगा कि ये ना पढ़ने वालों की एक जगह है जहां से आप पढ़ के पास हो सकते हैं। तो क्या आप, जो जिस तरह से अब डिजिटल लर्निंग की तरफ देश जा रहा है या दुनिया पूरी जा रही है, तो क्या इस पर ये सवाल खड़े नहीं होंगे कि ये कैसे अपने आप को जिंदा रखेगी? फिजिकल स्कूलिंग से डिजिटल लर्निंग कैसे अलग? देखिए, जो भी कोई सिस्टम नया आता है उसके अराउंड जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसीज हैं और जो मेजरमेंट के पैरामीटर्स हैं, वो तय होने बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को सिर्फ लाइसेंस दे देते हैं कि आप पढ़ा सकते हो और आप दुनिया जहां में कहीं पे भी सेंटर खोल सकते हो, तो वो एक सही रास्ता नहीं है। वो तो एक बिजनेस बन गया। देखिए, एजुकेशन जो है उसको अगर हम एजुकेशन रहने दें और उसको एक हम यू नो फोर्स दैट कैन चेंज द नेशन, उस नजरिए से देखें, तब जाके उस पर गाइडलाइंस लगाएं, ऐसे हम पॉलिसीज बनाएं जिसमें कि हम एक मेजरमेंट कर सकें कि जिसको भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन का लाइसेंस दिया है उसकी रिपोर्ट, उसकी मेजरमेंट, हर बच्चे की प्रोग्रेस, उनके पास मार्क्स, उन सब पे नजर होनी चाहिए, जैसा एआईसीटी बाकी कॉलेजेस के लिए करता है या कोई बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं वो करते हैं, संस्थाएं वो करती हैं। तो इसके लिए भी कड़े पॉलिसी बनाने जरूरी हैं। अगर आप किसी भी चीज को पैदा करके छोड़ देंगे
तो ये बिल्कुल ही लाजमी है कि वो कहीं ना कहीं वो बिगड़ जाएगा, बहक जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसको पैदा करके आप उसको अच्छे से नर्चर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो वो एक बहुत ही डिसिप्लिन इंडिविजुअल या एंटिटी बन के निकलेगा। तो वो एक नजर रखनी उस पर जरूरी है। जो गलतियां पहले हुई हैं या जो मिसेस पहले हुए हैं, उन सब से हट के आज के जमाने की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है आज, कम से कम इतनी तो है कि हम एक एक बच्चे की प्रोग्रेस पे नजर रख सकते हैं और उसकी बहुत ही उम्दा एनालिसिस और एमआईएस टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को दे सकते हैं, ताकि वो उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकें। बिल्कुल सही बात है कि ये तो डिजिटल कम से कम मैन टू मैन जिसको कह सकते हैं कि वो मार्किंग करने की तो सुविधा सबसे अच्छी देता ही है। लेकिन एक जो बार बार जो आकाश जी आपने भी कहा कि एजुकेशन को बिजनेस ना बनने दिया जाए, लेकिन एक जो कहीं ना कहीं डिजिटल लर्निंग पे फिर हम उसी बात पर आ रहे हैं। डिजिटल लर्निंग लगातार जिसमें चीजें इन्वेस्टमेंट या जो जिस तरह के ऑपरेशनल खर्च हैं वो फिजिकल क्लासेस से ज्यादा होंगे। तो इसको कैसे इस तरह का बनाया जाए कि वो जो पुअर पीपल है या जो रिमोट एरिया में बैठा है, जो शहर में टायर 1 टायर 2 का जो लेवल है वो बियर कर सकता है, बट जो रूरल एरिया का वो उतना खर्चा बियर नहीं कर सकता। तो बियरेबल कैसे हो वो हर कॉमन मैन की अप्रोच में आए। सर, टेक्नोलॉजी एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो एक सिरे से निकलता है और उसकी जो प्रोलिफरेशन है या उसका जो एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा बच्चों तक जा सकता है। जैसे वीसेट टेक्नोलॉजी की मैंने बात की, उससे 50-60 नहीं, कम से कम 1000-2000 बच्चा एक साथ पढ़ सकता है। और उस लेवल पे इतने बच्चे पढ़ने की वजह से जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है और बच्चे पे जो इवेंचुअल प्राइस जाता है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और ऑटोमेटेड एजुकेशन की भीड़ बढ़ेगी। ऑटोमेटेड एजुकेशन का मतलब जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक सेल्फ लर्निंग, सेल्फ पेस्ड लर्निंग मेथड्स जब आगे आने लगेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ही कम होगी, बजाय कि जो फिजिकल और लाइव ट्यूटरिंग जैसी चीजें चल रही हैं। और आने वाले समय में देखिए, ये तो एक कर्व है। तो जैसे अगर आप पहले बात करें, जो हम अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दें, तो जो पहले कॉस्ट हुआ करती थी उसके हिसाब से अभी वो कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों की आय भी आगे बढ़ती जा रही है, एवरेज इनकम भी बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से जो अफोर्डेबिलिटी है वो काफी बढ़ गई है। तो आने वाले समय में भी विद टेक्नोलॉजी ये काफी बढ़ जाएगी। पहले हम सोचा करते थे कि कंप्यूटर गिने चुने लोग खरीद सकते हैं, आज हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास एक ना एक डिवाइस है। तो अफोर्डेबिलिटी विद समय इस टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये गांव-गांव तक एजुकेशन जाएगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। जब इसकी जो पॉपुलेशन है वो आगे बढ़ेगी, पढ़ाई करके, और सोचेगी देश के बारे में कि क्या अच्छा है।